सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है। तो पहला देखेंगे, अ करंट कैरिंग सोलेनोइड सस्पेंडेड फ्रीली ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। करंट कैरिंग सोलेनोइड जो है, अगर उसको भी सस्पेंड कर दिया जाए, सस्पेंशन का मतलब क्या है कि उसको भी लटका दिया जाए, तो सस्पेंडेड फ्रीली का मतलब ये है कि हवा में आपने लटका दिया, थ्रेड वगैरह कुछ बांध कर उसको, तो वो भी जब रेस्ट में आता है तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट में आता है ना। मतलब फॉर एग्जांपल रेस्ट में आने का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल हम लेटे हुए हैं, तो लेटे हुए हैं तो हमारा पैर किधर है और सर किधर है, तो हमने ये कहा कि अरे भाई हमारा पैर और सर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो हमारा सर नॉर्थ की तरफ है और पैर साउथ की तरफ है, या उल्टा कि हमारा सर साउथ की तरफ है और पैर नॉर्थ की तरफ है। तो इसको ये कहते हैं कि भाई आपका डायरेक्शन है किस तरफ, मतलब आपकी लेंथ किस तरफ है, ये बताइए। तो इसी तरीके से सोलेनोइड की एक लेंथ होगी, तो उसकी जो लेंथ है वो किस डायरेक्शन में होगी, हम ये कहेंगे कि या तो एक कोना नॉर्थ की तरफ होगा और दूसरा साउथ की तरफ, या दूसरा कोना नॉर्थ की तरफ होगा, पहला साउथ की तरफ होगा। ठीक है, तो यही काम बार मैग्नेट में होता था और यही काम सोलेनोइड में होता है। तो पहली तो ये सिमिलैरिटी है करंट कैरिंग सोलेनोइड में और बार मैग्नेट में। दूसरा है, टू करंट कैरिंग सोलेनोइड्स एग्जिबिट म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड रिपल्शन व्हेन ब्रॉट क्लोजर टू वन अनदर। तो दो जो सोलेनोइड होती हैं उनके बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी होता है व्हेन ब्रॉट क्लोजर टू वन अनदर। तो हम ये कहेंगे कि इससे क्या समझ में आता है, दिस शोज दैट देयर एंड फेजेस एक्ट एज कैपिटल एन एंड कैपिटल एस पोल्स। कैपिटल एन एंड कैपिटल एस का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स, है ना, लाइक दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट की तरह ही वो भी इसी तरीके से जो है बिहेव करता है सोलेनोइड। थर्ड देखिएगा, थर्ड में ना फिगर बना रखी है, तो फिगर में है, फिगर ए शोज द लाइंस ऑफ फोर्स, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ अ बार मैग्नेट, व्हाइल फिगर बी शोज द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ अ फाइनाइट सोलेनोइड। दीज टू पैटर्न्स हैव अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस। दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से। तो आप ये देखिए कि हमने एक तरफ सोलेनोइड बना दिया और एक तरफ बार मैग्नेट बना दिया। तो जैसे बार मैग्नेट है, जैसे बार मैग्नेट है, तो इधर मैंने कर दिया साउथ पोल और इधर है नॉर्थ पोल। ठीक है, उसके बाद लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है। एक और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकली, साउथ में गई, और अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। गुड इवनिंग, अगेन साउथ से नॉर्थ, ऐसे ही जो एक और हमने देखा, तो वही फिर नॉर्थ से निकली, साउथ तक गई, फिर अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ से निकला, साउथ तक गया, और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो ये तो बार मैग्नेट का हो गया। बार मैग्नेट। अब इसी तरीके से सोलेनोइड, पॉजिटिव नेगेटिव। तो हम ये जानते हैं कि सोलेनोइड भी, अगर कोई वायर पड़ा हुआ है, ऐसे ही ट्विस्टेड केबल है, तो वो ट्विस्टेड केबल जो है वो मैग्नेटिज्म थोड़ी शो करेगा जब तक उसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट तो फ्लो होना ज़रूरी है, तो करंट फ्लो कर रहा है। अब ये करंट निकला यहाँ से, घूमकर ऐसे गया, फिर ऐसे घूम कर आया, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ये आपका इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, हम ये जानते हैं इधर से ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, तो क्लॉकवाइज दिख रहा है तो इसका मतलब ये साउथ पोल है, और इधर से देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो ये नॉर्थ पोल है। तो बाहर की तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी, लेकिन अंदर की तरफ ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी। एक और रूप देखिए, नॉर्थ से निकला और साउथ की तरफ गया, और अंदर भी ये साउथ से नॉर्थ की तरफ। फिर इधर देखेंगे तो नॉर्थ से निकला, साउथ की तरफ गया, और अंदर फिर वही साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये बहुत ज़्यादा रिजेंबलिंग पैटर्न है बार मैग्नेट में और एक सोलेनोइड में। तो तीनों देख लीजिए सिमिलैरिटीज़ क्या है। पहला क्या था, एक करंट कैरिंग सोलेनोइड जो है वो भी बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह है, अगर उसको सस्पेंडेड, इफ इट इज सस्पेंडेड फ्रीली, अगर हवा में लटका दिया जाए
तो वो भी आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर रुक जाता है, वहीं पर रेस्ट लेता है। दूसरा ये है कि अगर करंट कैरिंग सोलेनोइड को किस मतलब एक तरीके से साथ लाने की कोशिश करा जाए तो अट्रैक्शन होता है, अगर घुमाकर दूसरी तरीके से साथ लाने की कोशिश करा जाए तो रिपल्शन होता है। ठीक है, तो अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी होता है। तुम्हारी भी हाथ में दर्द तो नहीं है कोई? हम कर रहे थे ना ऐसे ऐसे इसलिए पूछा। हाँ, तो धोना चाहते हो तो धो लो। ठीक है, चलिए थोड़ा ध्यान रखो आजकल ना आंखों पर, सभी बच्चे ध्यान रखें क्योंकि आप लोग तो 12th में है ना, तो टाइम इम्पॉर्टेंट है। एक हफ्ता भी गया तो समझ लो परेशानी हो, तो बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है सब। चलिए जी अगला देख लीजिए। अगला है पेज नंबर 19 पर देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ बोथ द बार मैग्नेट एंड करंट कैरिंग सोलेनोइड एट एनी फार अवे एक्सियल पॉइंट आर गिवन बाय द सेम एक्सप्रेशन। तो बार मैग्नेट की बात करें या एक करंट कैरिंग सोलेनोइड की बात करें, दोनों ही केसेस में जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है एट एन एक्सियल पॉइंट, है ना, एक्सियल पॉइंट वाला मैग्नेटिक फील्ड आता है μ0/4π2m/r3 बी एक्सियल, यानी ये एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड μ0/4π2m/r3 ये होता है। ठीक है, उसके बाद दस बार मैग्नेट एंड सोलेनोइड प्रोड्यूस सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड्स। तो बार मैग्नेट और सोलेनोइड दोनों ही एक जैसे ही सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जी अगला टॉपिक है, अच्छा ये वाला जो टॉपिक था ये तो सिलेबस में था, ये तो प्रॉपर्ली मेंशन कर रखा है ना। दूसरा टॉपिक जो है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये किसी स्कूल में करवाया है, तो छोटा सा टॉपिक है, जरा सा कर लेते हैं इसको। ठीक, देखिएगा गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म में क्या है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे पहले, उससे सिमिलैरिटी है इसमें और फिर उसी हिसाब से इसको लर्न करेंगे। तो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E वेक्टर ओवर अ क्लोज्ड सरफेस कैपिटल S is equal to 1/epsilon naught times the total charge enclosed by that surface, total charge enclosed by that surface। ठीक है, चलिए तो जो हमने गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था वो ये था, क्लोज्ड लूप सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा Q/ε0। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सपोज दैट द क्लोज्ड सरफेस कैपिटल S encloses an electric dipole which consists of two equal and opposite charges। ठीक है, then the total charge enclosed by S is 0 so that the surface integral of the electrostatic field of a dipole over the closed surface is also 0। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हमने ये कहा कि भाई ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ना, ये फील्ड है और हम इसका सरफेस इंटीग्रल निकाल रहे हैं, तो ये क्या है कि चार्ज एनक्लोज है। एक्चुअली ये जो Q है ना, ये क्या होता है, Q एनक्लोज होता है। एनक्लोज का मतलब क्या है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उस जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितना चार्ज है ना, तो उसका टोटल सम। तो हम ये कहेंगे कि अब मैंने कहा कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से, वो एक डाइपोल की वजह से, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड है। तो हम ये कहेंगे कि डाइपोल के अंदर चार्ज कितना एनक्लोज होगा, बताओ। जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक होता है Q और एक होता है -Q। ठीक है ना, तो दोनों इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इस वजह से टोटल चार्ज एनक्लोज कितना हो गया, 0। वही कहानी दे रखी है, देखिए सपोज दैट द क्लोज्ड सरफेस कैपिटल S encloses an electric dipole which consists of two equal and opposite charges, है ना, then the total charge enclosed by S is 0 so that the surface integral, अब जब टोटल चार्ज ही 0 हो गया, नेट चार्ज 0 हो गया डाइपोल के लिए, हमने डाइपोल की बात करी। अब ये क्यों समझाया जा रहा है, क्योंकि मैग्नेट तो होता ही डाइपोल है, मैग्नेट
सोलोनॉइड तो होता ही डाइपोल है। तो उसमें भी जब हम बात करेंगे नॉर्थ पोल की और साउथ पोल की, तो नॉर्थ पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जितनी होती है उसकी जस्ट अपोजिट साउथ पर होती है, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा वही चीज़ आगे एक लाइन 2-4 लाइन में समझा रखी है। नाउ अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाई अ मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से, क्योंकि बाहर मैग्नेट है या सोलेनॉइड है, ये सब की सब है क्या, ये सब डाइपोल ही तो है। मोनोपोल या जिसको यूनिपोल मतलब सिंगल पोल है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो देखिएगा बिकॉज आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स मतलब अलग अलग मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, पेयर में ही एग्जिस्ट करता है। सो द अबव इक्वेशन फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज, अगर बस ये है आपको ये ध्यान रखना है कि क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ D वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू 0, और यही है आपका गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अच्छा पता है क्या है, मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, देखिए सिलेबस में ही मेंशन नहीं है, एक दो स्कूल्स में कराया मतलब बच्चों ने बताया था कि सर ये बता देना है, इसलिए बता रहा हूँ। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसमें क्या पूछा जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बस यही पूछा जा सकता है भाई गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। क्यों, हमने तो गॉस लॉ पर वहाँ पर क्वेश्चन भी करे, डेरिवेशन भी करी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला था हमारा चैप्टर, यहाँ पर भी नहीं पूछा जा सकता। अरे यहाँ पर जब उसकी रिजल्ट ही 0 आ रहा है तो वो फिर न्यूमेरिकल का कुछ फ़ायदा ही क्या है, क्या चीज़ आएगी फिर। वो आपसे ये पूछेंगे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, आपसे ये पूछेंगे उसका सरफेस का कितना एरिया है वो बताओ, तो जब है ही वो 0 के इक्वल तो इसलिए पूछना बनता ही नहीं है। बस 0 क्यों होता है उस चीज़ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करके बता देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ये देखा कि भाई अगर डाइपोल हमने ले लिया तो डाइपोल का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लेकिन साइन अपोजिट। तो अगर उसका टोटल निकाला जाएगा तो वो टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 तो क्यू की जगह 0 आया, 0 अपॉन एन 0, वो 0 तो भाई सेम चीज़ मैग्नेटिक फील्ड में तो होता ही डाइपोल है, डाइपोल के अलावा और कुछ होता ही। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? आरव, दिव्यांशी, कनक, कात्यायनी, कौस्तव, सृष्टि, क्लियर है? क्या करवाया था? अच्छा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट करवाया ही नहीं है। अच्छा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का भी करवाया, करवा देते हैं अगर आप कहेंगे तो। देखिए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वाला ये रहा, आप आ जाइए पेज नंबर 14 पर, पेज नंबर 14 पर आ जाइए, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। पेज नंबर 14 पर आ जाओ, अभी कराते हैं, ये भी कोई मतलब ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आसान है। चलो जी, अब इसमें जो है ना थोड़ा सा हमको बोहर मॉडल का ध्यान रखना पड़ेगा। बोहर मॉडल क्या है वो भी हाथ के हाथ समझा देंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। अब जैसे हाँ हाँ, तो अब देखिए कि यहाँ पर जो है ना, जैसे अब हम रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, पेज नंबर 14 पर नीचे एक टॉपिक दे रखा है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन की ही बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई पंगा ही नहीं है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो हमें इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है कि मैं सोडियम ले रहा हूँ और सोडियम में से बाकी 10 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, एक पकड़ दो भाई बस, है ना, और उसको देखेंगे कि उसकी एनर्जी कितनी है ना, किस तरह से वो रिवॉल्व कर रहा है। तो वो हमें अलग से कोई एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन लो और बेफिक्र हो जाओ, हाइड्रोजन में होता ही एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हाइड्रोजन में जो रिवॉल्विंग है एक ही इलेक्ट्रॉन है, मेरे को उसके बारे में सीधा पढ़ो। तो देखिए अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। तो बोहर ने ये बताया था कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं गोल गोल। सेकंड पार्ट देखिए, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज अराउंड a nucleus revolving anti-clockwise in an orbit of radius small r with speed v and time period capital T and time period capital T। अब देखिएगा डायग्राम दे रखा है, पेज नंबर 15 पर आ गए हैं।
हमने यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज ये न्यूक्लियस को बीच में बना दिया ऐसे, बस साइन बना दिया ऐसे इस तरह से। और इलेक्ट्रॉन ये कुछ है नहीं, ये तो प्रॉपर्ली वेल डिफाइंड इसकी बाउंड्री है न्यूक्लियस की, ठीक है। लेकिन ये कोई बाउंड्री नहीं है, ये पाथ है सिर्फ कि इस पाथ में इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है। मैंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा है, ऐसे एरो बना दिया ई माइनस, यहाँ पर दिखाया मैंने कहा कि हाँ चलो जी ये पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की, माइनस अभी ये एल क्या है न्यू क्या है इस बताता हूँ। ये है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हमने बनाकर दिखा दिया, इस तरह से जा रहा है। यहाँ पर ये इसकी वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल होगी क्योंकि सर्कुलर पाथ है। एक्चुअली ऊपर से देखेंगे तो सर्कुलर पाथ है, हम थोड़ा साइड व्यू देखते हैं इसमें। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि कोई भी एक चीज़ अगर किसी सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूम रही है तो इसका मतलब वो पूरा एक राउंड कितनी देर में कंप्लीट कर लेगी, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा भाई, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो कितना होगा उसका पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस। अच्छा हमने क्या करा, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस तरह से ज्वाइन करके स्मॉल आर दिखा दिया। ये स्मॉल आर क्या है, ये रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट है, पहला जो ऑर्बिट है, और हाइड्रोजन में तो होता ही एक ऑर्बिट है, ठीक। अच्छा तो हम ये कहेंगे कि जो टाइम पीरियड है कैपिटल T इज इक्वल टू 2πr अपॉन v, समझ गए। 2πr क्या है, यहाँ पर सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस है तो उसका पूरा एक राउंड है ना, और नीचे वेलोसिटी, वेलोसिटी का फैक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि हाँ जी बोलिए। हाँ वो भी बात सही है, 2π/ओमेगा भी बोल सकते हो, अपॉन ओमेगा कैसे बोल सकते हैं, आर नीचे आ जाएगा, v अपॉन आर ओमेगा होता है, रेडियल वेलोसिटी एक ही बात है, ठीक है जी। चलिए जी, तो अभी हमने क्या करा, 2πr अपॉन v बोल दिया। उसके बाद अब हम ये कहेंगे कि इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, तो करंट की बात करते हैं। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, आई करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अच्छा ये आप लोग समझ ही गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट जो है वो क्लॉकवाइज घूमेगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की अपोजिट होती है, ठीक है। अच्छा तो चार्ज अपॉन टाइम, अब चार्ज यहाँ पर क्या है, जब हम एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है ई, तो चार्ज की जगह लिख देंगे ई, ठीक है। और टाइम कैपिटल टी, ये जो अभी करा कैलकुलेट, वैल्यू डालिए तो ई अपॉन 2πr अपॉन भी हम जानते हैं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो ये हो गया ईवी अपॉन 2πr, ठीक। ये करंट की वैल्यू आ गई ईवी अपॉन 2πr, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भाई एरिया ऑफ द लूप, लूप का एरिया कितना होगा, लूप कैसा सर्कुलर लूप है तो लूप का एरिया πr²। मन में आएगा कि नहीं वो पूरा सर्कल नहीं है, वो तो रिंग है, न्यूक्लियस का एरिया हटाओ, तो न्यूक्लियस जो है बहुत छोटा है, बहुत छोटा होता है, तो हमने उसको इग्नोर कर दिया, मान लिया पूरे सर्कल का ही एरिया लेना चाहिए। एरिया ऑफ लूप इज πr²। उसके बाद देखिएगा अब जो है ना, जैसे हम बात करते हैं मूवमेंट की, है ना, जैसे मैग्नेटिक मूवमेंट था, मैग्नेटिक मूवमेंट इज जस्ट लाइक जैसे डाइपोल मूवमेंट था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को हमने m बोल दिया। ऐसे ही एक होता है, अगर कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है तो उसको हम बोल देते हैं सर्कुलर मूवमेंट, सर्कुलर डाइपोल मूवमेंट। वो जो सर्कुलर मूवमेंट है वो ये है, द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, उसको हमने म्यूअर बोला है, ये टर्म आपके लिए नहीं है,
द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, अभी समझाऊंगा ये चीज़ है क्या, ठीक है, बस 2 मिनट रुक जाओ। तो वो होता है म्यू एल इज इक्वल टू आई इंटू ए, ठीक है, ये फॉर्मूला है आप ऑर्बिटल डाइपोल ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का, ये फॉर्मूला है। अब आई कितना है, ईवी अपॉन 2πr, और आई तो हो गया ईवी अपॉन 2πr, और उसके बाद ए है πr²। तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और आर से आर भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा EVR अपॉन 2 μl इज इक्वल टू EVR अपॉन 2, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। ये जो एरिया वाला था इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। देखिए होता क्या है ना, हम ये कहेंगे कि उसमें तो हमने समझ लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में हमने ये कहा कि नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अगर कोई चीज़ जा रही है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो उनका जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है उसका जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। हमने ऐसा ही कुछ मैग्नेटिज्म में देखा कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो है वो हमारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ। लेकिन इनसाइड अ मैग्नेट या इनसाइड अ सोलेनॉइड वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। अब वो जो अंदर की तरफ जो है, अंदर की तरफ जो हम कह रहे हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, वही तो मैग्नेटिक डाइपोल है, वही तो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, ठीक। तो ऐसे ही जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल का डायरेक्शन आपने ऐसे नीचे की तरफ क्यों बता दिया, ये ना कुछ इस तरीके की चीज़ है। जैसे अगर आपने एक कोई छोटी सी बाल्टी ले लीजिए, उस बाल्टी के अंदर पानी भरा हुआ है और आप कोई स्टिक लो और स्टिक लेकर उसको ऐसे 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 गोल गोल घुमाने लगो, स्टिर करना शुरू करो। स्टिर करने के बाद में आप नीचे उसमें छोटा सा होल कर दो, बकेट में होल कर दो। तो जब आप होल करेंगे और आपने उसको इस तरीके से घुमाना शुरू कर दिया तो आप ये देखेंगे कि धीरे 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 जब पानी जाता जा रहा है तो उसमें बीच में से ना एक गोल सा वो बन जाता है, मतलब एक आपको क्रॉस सेक्शन ऐसा नजर आएगा, क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो वर्लपूल वाली चीज़, बिल्कुल वो शब्द मेरे को ध्यान नहीं आ रहा था। वो जो गोल 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 घूमता जाता है ना, तो वो जो चीज़ है उस चीज़ से आपको लगता है कि है क्या चीज़, ये क्या चीज़ है। और अगर आप देखेंगे तो वो चीज़ ऐसा लगता है कि वो चीज़ ना सीधे ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। और होता क्या है कि वो जो उसका जो डायामीटर है, जितने में वो गोल 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 इस तरीके से घूमता है ना, तो वो जो डायामीटर है उस डायामीटर में आप क्या करें, उस डायामीटर में आप कोई पतली सी या कोई छोटी सी चीज़ डाल दीजिए, तो उसको जो एग्जिस्टिंग बकेट का वाटर है वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, सीधा नीचे ले जाएगा, उसको होल में से एकदम बाहर निकाल देगा, ऐसा होता है। और ऐसा भी है कि जो बाहर वाला एरिया है जिसमें पानी में वो घुमाव नहीं आ रहा है, वो वर्लपूल नहीं बन रहा है, तो वो वाला जो एरिया उसमें हम घूमेंगे तो वो चीज़ गोल 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 घूमती रहेगी, तब तक घूमती रहेगी जब तक बीच में नहीं आ जाती, बीच में आते ही सीधा नीचे, ये होता है। तो ऐसे ही समझाया भी जाता है। समंदर में भी कई बार ये चीज़ उठती है, भंवर बोलते हैं इसको, तो उसमें भी उठती है। अगर वो गोल गोल घूमना शुरू हो गया और कोई इंसान फंस गया या कोई बोट फंस गई, कोई शिप फंस गया, तो वो बचेगा नहीं, नीचे ही जाएगा सारा, ठीक है। फिर लगाते रहो उसमें डेंसिटी का कंसेप्ट, अरे बोट की डेंसिटी तो कम थी, हमने तो ऐसी बनाई थी, नीचे कैसे चली गई, ठीक है। तो वो जो है वो मूवमेंट का खेल है सारा का सारा, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि ये जो चीज़ है इसमें ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ये इस तरह से ये ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसने एक इफेक्ट बना रखा है कि कोई भी चीज़ अगर बीच में आएगी तो डाइपोल उसका जो मूवमेंट है मैग्नेटिक मूवमेंट वो नीचे की तरफ जाएगा। दिस इज म्यूएल। अच्छा जी, अब देखिएगा म्यूएल का फॉर्मूला हो गया EVR/2। ये सभी को क्लियर है, यहाँ तक बता दीजिए, ठीक है। चलिए जी, अगला देखते हैं। एज द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज द एसोसिएटेड करंट फ्लोज क्लॉकवाइज। बताइए, तो करंट जो है वो तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन will be perpendicular to the plane of its orbit and in the downward direction, और वो downward direction में होगा, ठीक है। Also the angular momentum of the electron due to its orbital motion is, वो क्या है, L is equal to MEVR। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम भी 9th क्लास में आपने करा होगा,
तो 9th का सॉरी 11th में करा होगा, ये एम वी आर के इक्वल होता है सीधा सीधा, ठीक है। तो वो चीज़ देख लीजिए, बस सीधा लिखिए यहाँ पर एम वी आर भी था वहाँ पर, तो ये फॉर्मूला कुछ नया नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ये एल इज इक्वल टू एम वी आर। अब क्योंकि आपके दिमाग में आएगा नहीं, तो लेंथ के लिए था ये इस मॉडल, तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटी क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रॉन जो है, हम ये कहते हैं ना कि एटम से छोटा कुछ होता ही नहीं है, फिर ये हो गया कि नहीं एटम से छोटा तो इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन ही घूमता रहता है इधर से उधर, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो वैसे ही बनते हैं बेचारे चुपचाप। तो इसलिए क्योंकि मन में आपके आ रहा होगा कि नहीं नहीं मैंने तो कैपिटल एल पढ़ा था, है ना, आपने पढ़ा होगा ना, ये एंगुलर मोमेंटम तो कैपिटल एल होता है, लीनियर मोमेंटम जो है वो आपने स्मॉल भी पढ़ा था, स्मॉल पी इज इक्वल टू एम वी। इसमें क्या होता है, बस एम वी आर आ जाता है, ठीक है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहे हैं, इसलिए भाई उसको स्मॉल एल टर्म दे दिया गया, है ना, है ये वही चीज़ एंगुलर मोमेंटम। तो अब और अंतर क्या करा, इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई लिख दिया, ठीक। तो एम वी आर ही है, जैसे बेसिकली वही सेम फॉर्मूला। तो एंगुलर मोमेंटम द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन इज दिस, इसको बोल दिया जी इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक बोलो सभी को क्लियर? दिव्यांशी, सृष्टि, क्लियर है? ठीक है। अब आगे चलिए पेज नंबर 16 पर आ जाइए। पेज नंबर 16 पर है द डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट एंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये फिर वही चीज़ है कि जो भी डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में ये मान लिया जाता है कि हमारी जो फिंगर्स हैं, कोई भी चीज़ जो रिवॉल्व कर रही है, तो हमारी जो फिंगर्स हैं वो किधर स्वेल्ड कर रही है, हमारी फिंगर्स इस तरह से स्वेल्ड कर रही है। तो फिंगर्स ऐसे स्वेल्ड कर रही है, तो जो मैग्नेट जो आपका एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ होता है, तो इसलिए एल तो ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट इज जस्ट लाइक मैग्नेटिक फील्ड, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की तरह ही हुआ ना। तो उसके लिए हमने क्या कहा कि भाई अब लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि करंट कैसे जा रहा है, हम कहेंगे भाई करंट ऐसे जा रहा है, और करंट ऐसे जा रहा है तो फिर ये नीचे इस तरह से, ठीक है ना। भाई करंट इस तरह से तो नहीं जा रहा ना, इस तरह से तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस तरह से घूम रहा है, तो ऑब्जेक्ट के ऐसे घूमने की वजह से तो एंगुलर मोमेंटम ऊपर हो गया, और करंट के इस तरह से घूमने की वजह से तो हमने करंट को इस तरह से ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो हमारा हम नीचे की तरफ, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड नीचे होंगे दोनों सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर, एक ऊपर एक नीचे, समझ गए भाई। ये बताया था ना, देखो कंफ्यूज मत होइए, ये बताया था हमने कि अगर एक वायर है, उस वायर में करंट ऐसे जा रहा है, तो थंब की डायरेक्शन करंट की तरफ करी, तो जो फिंगर स्वेल्ड हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड देगा। ऐसे उल्टा भी है कि अगर करंट लूप बना रहा है, करंट गोल गोल घूम रहा है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी जाएगी, है ना। तो करंट ऐसे नहीं घूम रहा है, करंट उल्टा घूम रहा है, तो उल्टा घूम रहा है तो इसको स्वेल्ड ऐसे करेंगे ना, अपने फिंगर्स को ऐसे स्वेल्ड करेंगे तो थंब नीचे की तरफ, तो इसलिए मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे की तरफ। चले चलो जी। तो अब आपने देखिए डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4, हमने इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर दिया, मैग्नेटिक मूवमेंट को एंगुलर मोमेंटम से डिवाइड कर दिया, म्यू एल अपॉन एल। तो ये हो गया ई वी आर अपॉन एम ई वी आर अपॉन 2 नहीं है यहाँ पर, तो लिख दो अपॉन 1। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी ऊपर भी रैशनल नंबर होता है, रैशनल टर्म होती है, नीचे भी रैशनल टर्म होती है, तो हम सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में ले जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ई वी आर, बीच वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, 2 एम ई वी आर, भाई वी आर से वी आर कट गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ई अपॉन 2 एम ई, म्यू एल अपॉन एल का रेशियो, इक्वेशन 5 बोलेंगे। आगे चलिए जी। The above ratio is a constant called gyromagnetic ratio. Its value is 8.8 into 10 की पावर 10 कूलम्ब पर किलोग्राम, ठीक है। ये फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है, तो ये 8.8 into 10 की पावर 10 कूलम्ब पर किलोग्राम होता है। सो म्यू एल अपॉन एल, सॉरी म्यू एल इज इक्वल टू, अब इसमें इक्वेशन 6 में कुछ नया नहीं बनाया, ये जो एल है इस एल को बस इधर है ना, तो ई अपॉन 2 एल अपनी जगह एल इधर मल्टीप्लाई, तो मैं लिख नहीं रहा। उसके बाद है वेक्टोरिकली, अच्छा ये जो राइट हैंड साइड है ना, ये जो यहाँ पर दिखा हुआ है, ये बनाकर राइट हैंड थंब रूल एक्सप्लेन करा है कि अगर करंट ऐसे लूप बनाएगा तो हमारा
मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है। अच्छा जी देखिएगा वेक्टोरिकली म्यू एन वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2m एल वेक्टर, ये हो गया। अगेन माइनस साइन किस लिए? क्योंकि म्यूएल और एल इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। म्यूएल नीचे है तो एल ऊपर है, ठीक है ना, इसलिए नेगेटिव साइन होगा। अच्छा जी इसके बाद देखेंगे ये मतलब 5G सिम चालू हो गए हैं क्या? आजकल मैसेजेस आ रहे हैं ना, अभी वही आया था 5G। तो हियर द नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। हाँ जी ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, क्वांटाइजेशन कंडीशन ये होती है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड मतलब क्वांटिटी उसकी इस तरह से है कि 1 2 3 4 इस तरीके से, इसको डिस्क्रीट क्वांटिटीज बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मतलब पॉइंट्स में नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी परमिसिबल ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन ये कहती है कि L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 h अपॉन 2 h यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। वैल्यू क्या होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की? 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23। कुछ ये वैल्यूज़ याद कर लो आप। ऐसे फिजिक्स के पेपर में अब तक तो ये रिकॉर्ड रहा है कि सारी वैल्यूज़ लिखी हुई आती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी याद रख लीजिए, कुछ नहीं पता किसी साल ना आए तो फिर आप पूछोगे किससे। चलिए जी, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन 6, तो म्यूएल इज इक्वल टू कुछ नहीं करना, ये जो L है इस L की वैल्यू आपको यहाँ पर रख देनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे इसका, मैग्नेटिक मोमेंट का, तो क्या हो जाएगा, ये L है ना, यहाँ पर इसको L को ले जाएंगे तो L की वैल्यू मतलब L इंटू ई अपॉन 2m, ठीक है, और नेगेटिव साइन हटा दिया क्योंकि यहाँ से वेक्टर हटा दिया। म्यूएल इज इक्वल टू n इंटू h अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई e अपॉन 2m e इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23, ये वैल्यू होती है इसकी। दिस इक्वेशन गिव्स ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, ठीक है। तो ये आपका रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट का डेरिवेशन, ठीक है थोड़ा सा लंबा, इसमें तो मेंशन नहीं है सिलेबस में, पर चलिए कराया है तो ठीक है। बताइए कोई कात्यायनी क्लियर है? ठीक है, चलो जी अब ना अगला आइए आप, ये पेज नंबर 18 पर अब हम देखते हैं। पेज नंबर 18 पर हमने जो सिमिलैरिटीज देखी, एक तो ये हो गया, लर्न कर लेना चाह रहे हो, गॉस लाइन मैग्नेटिज्म है, कर लेना इसको भी। उसके बाद आप पेज नंबर 20 पर जो नीचे लिखा है ना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, भाई ये तो पक्का है कि ये नहीं है सिलेबस में, तो इसको तो कटा रहना है। तो पेज नंबर 21 के भी सारी ये टर्म्स हैं, ये भी सब कटी रहेंगी। पेज नंबर 22 जो है ये भी सब कैंसिल है, कट कर दीजिए। हाँ हाँ नहीं वो मैंने ना ये वाला भी कटवा दिया था, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वाला है, गॉस वाला भी कटवा दिया था, लेकिन तो स्टैटिक लगा। उसके बाद जो है ना पेज नंबर 24 पर ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ये हमको करना है ना। तो ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स आपको आ जाएंगे समझ में, कोई ऐसा मुश्किल नहीं। तो देखिएगा, पहले देखेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड। हाँ जी बोलिए। मैग्नेटिक मटेरियल्स है ना, मैग्नेटिक मटेरियल्स है, अगले चैप्टर में है वो है सिलेबस में, मैग्नेटिक मटेरियल्स, उनकी प्रॉपर्टीज, वो सब कुछ है। तो थोड़ा सा रटने के लिए तैयार रहना अगले चैप्टर में। टॉपिक्स तो ज़्यादा नहीं है, 4-5 टॉपिक्स हैं, लेकिन सब रटने वाले हैं, छोटा
सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो पहला है देखिएगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड तो पता है, मैग्नेटाइजिंग क्या है ये देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट्स इन वैक्यूम एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो वैक्यूम में एग्जिस्ट करता है। वैक्यूम मतलब यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई एयर, डस्ट पार्टिकल कुछ भी नहीं है, मतलब वैक्यूम है, जीरो, कुछ नहीं। तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, वो जो भी चीज़ उसको मिलती है, अब अभी उसके पास आसपास कुछ है ही नहीं, जो भी चीज़ मिलेगी उसको मैग्नेटाइज कर देगा। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ठीक है, क्योंकि वो रेडी है। वो रेडी है क्योंकि वो वैक्यूम में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो रेडी है कि उसको कोई भी मटेरियल मिलेगा वो उसको मैग्नेटाइज कर देगा। अगेन मैग्नेटाइज भी उस सारे मटेरियल को नहीं कर सकता, कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जैसे आयरन, स्टील, कोबाल्ट और निकल हमने डिस्कस करा था। तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो वैक्यूम में एग्जिस्ट करता है और किसी भी दूसरी चीज़ को मैग्नेटाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है, दैट फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब एग्जांपल फॉर अ टॉरॉइडल सोलेनॉइड। अब ये टॉरॉइडल सोलेनॉइड क्या है कि एक्चुअली सिलेबस में टॉरॉइड था नहीं, पर मैं आपको बता देता हूँ। टॉरॉइड कोई नई मतलब कोई अनोखी चीज़ नहीं है। जैसे मान लीजिए सोलेनॉइड है ना, हमारे पास भी वायर था, सीधा वायर को घुमाते गए थे, वायर को घुमा दिया तो सोलेनॉइड बन गया। सोलेनॉइड को घुमा दो तो वो टॉरॉइड बन जाएगा। तो वो इस तरीके का होगा, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये टॉरॉइड होता है। तो ये है नहीं सिलेबस में, छोड़ दो अभी इसको। तो एग्जांपल में बस बता रहे हैं कि फॉर अ टॉरॉइडल सोलेनॉइड हैविंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इन द सोलेनॉइड इज गिवन बाय V naught is equal to mu naught Ni. This field is called magnetizing field caused by the so-called free current in the solenoid. तो इसको ना B naught इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम mu naught यूज़ कर रहे हैं। तो mu naught कहाँ पर यूज़ करते हैं? वैक्यूम में। तो जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो हमेशा वैक्यूम में ही एग्जिस्ट करेगा और अपने आसपास वाली किसी भी चीज़ को वो मैग्नेटाइज कर सकता है, मतलब मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर सकता है उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अगला देखेंगे जी मैग्नेटिक इंडक्शन। वो जो किसी भी चीज़ को मैग्नेटाइज करा जाता है ना, है ना, करा जाता है, उस प्रोसीजर को इंडक्शन बोल देते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। कि हाँ भाई ये मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर रहा है इसके अंदर। इंड्यूस का मतलब इसके अंदर प्रोड्यूस कर रहा है, इन्फ्यूज़ कर रहा है इसके अंदर वो चीज़। तो देखिए द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक मटेरियल इज द सम ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड द एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल and is called magnetic induction B vector. It is also defined as the total number of magnetic lines of force crossing per unit area normally through a material. Its SI unit is Tesla और Weber per meter square. नोट्स में ना थोड़ा सा कटा हुआ है नीचे से, तो इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। W की मतलब वेबर है, WEBER, वेबर पर मीटर स्क्वायर ये होता है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि भाई आपने मैग्नेटाइजेशन कर दिया, किसी भी मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन करा, अब उसके अंदर मैग्नेटिज्म आप इंड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है कि आप इंड्यूस तो कर रहे हो कुछ और हो रहा है और ज़्यादा उसके, मतलब उसकी प्रॉपर्टी इस तरीके की है तो वो और ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जैसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनको आपने गर्म करा तो ऐसा है कि टेम्परेचर बढ़ता है उनका, और जैसे ही आप उनको हीट सप्लाई करना या करंट प्रोवाइड करना बंद कर देते हैं तो एकदम से वो अपना जो हीट है, हीट को एकदम से लूजअप कर जाते हैं, तो एकदम से ठंडे हो जाते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाते हैं। अगर किसी ने लोहे को गर्म कर दिया तो लोहे की खुद की प्रॉपर्टी ये है कि रोक लेगा हीट को अपने अंदर, बड़े टाइम तक गर्म रहेगा, धीरे 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 ठंडा होगा। तो वो चीज़ है कि अगर हम किसी को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, ठीक, तो मैग्नेटाइज करने का मतलब ये है कि हम उसको मैग्नेट बना रहे हैं एक तरह से, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इंड्यूस कर रहे हैं, उसके अंदर पहले से ही और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है। तो वो क्या है कि वो और ज़्यादा तेज़ी से मैग्नेटाइज हो जाएगा, है ना, और ज़्यादा स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाएगी। तो इस टोटल ये जो टोटलिंग होती है ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और उसकी खुद की जो प्रॉपर्टी है, इसको मैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है, ठीक, क्लियर है।
चलिए जी, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो गया, मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। अगला देखते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी और एक होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो दोनों अलग अलग है। देखते हैं जरा, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल मीडियम is expressed as a vector H vector. It is called magnetizing field intensity. Ability of a magnetizing field. किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की कितनी एबिलिटी है कि वो कितना मैग्नेटाइज कर सकता है किसी मटेरियल, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, और इसको क्या कहा जाता है? H vector. H vector. ठीक है। अच्छा, अब इट्स मैग्नीट्यूड may be defined as the number of ampere turns यानी कि NI flowing around the unit length of the solenoid required to produce the given magnetizing field. तो जी इसका फॉर्मूला है H is equal to NI, H is equal to NI, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों में रिलेशन क्या है? B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं इसको? H, यहाँ से H की वैल्यू क्या आ गई? म्यू नॉट म्यू नॉट, H इज इक्वल टू B नॉट अपॉन म्यू नॉट। इट्स SI यूनिट इज एम्पियर पर मीटर, है ना? इसकी SI यूनिट जो है एम्पियर पर। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, ऑनलाइन वाले बताएं भाई, क्लियर? ठीक है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो वो तो ये था कि एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर कितनी एबिलिटी है, कितना मैग्नेटाइज कर सकता है। और एक है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, है ना? कुछ कुछ सेम नहीं लग रहा। एक तो हो गया मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कि वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितना मैग्नेटाइज कर सकता है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब है कि वो मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ। आप तो इतना कर सकते हो, आप तो इतना कर सकते हो, वो कितना हुआ, है ना? तो वो चीज़ है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल M। तो देखिए, द मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, उसके अंदर कितना मैग्नेटिज्म इंड्यूस हुआ है, कितना डेवलप हुआ है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और सिंपली मैग्नेटाइजेशन। इसको क्या कहते हैं? कैपिटल M वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल m वेक्टर अपॉन v, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? तो ये स्मॉल m वेक्टर अपॉन v हो गया। और इसको थोड़ा सा ऐसे भी करके बताया गया कि भाई अब इन दोनों की वैल्यू लिख लीजिए, वैल्यू डाल दी। इसकी वैल्यू क्या है? Q into 12 लिख दिया। वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनेगा अगर लेंथ। तो ये क्या है कि ये हम किसी मैग्नेट की बात कर रहे हैं, तो बेटा मैग्नेट ना इस तरीके की लेते हैं, ज़्यादातर हम केसेस में बार मैग्नेट लेते हैं। तो जो बार मैग्नेट हमने लिया था, वो बार मैग्नेट ऐसा थोड़ी है कि बस एक पतली सी स्ट्रिप है, रेक्टेंगल थोड़ी है, क्यूबॉइडल शेप का है। अब वो जो क्यूबॉइडल शेप है, वो क्यूबॉइडल शेप ऐसे होगी, और हमने ये कहा था कि यहाँ अगर साउथ पोल है और यहाँ अगर नॉर्थ पोल है, तो उन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है उसको ले लेते हैं 2l, ठीक है। तो ये तो लेंथ हो गई 2l। अब मैंने कहा कि चलो जी इसकी जो ज्योमेट्रिक लेंथ है लगभग मान लीजिए सेम है, और जो ये इधर वाला एरिया है, इस एरिया को ए ले लिया, तो एरिया में अगर हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम आ जाती है। तो इसलिए इनटू 12 करा, 12 से 12 कर दिया, तो आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन Q अपॉन A के इक्वल भी होता है, ठीक है। अच्छा जी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन may also be defined as the pole strength developed per unit cross sectional area of a material। बोलो भाई, क्लियर सभी को? ठीक है। अब देखिए इसमें आपको अगला देखिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बेहद आसान है,
ये जो म्यू है ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है। द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल में भी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स मैग्नेटिक इंडक्शन बी टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच। यहाँ पे ये वही चीज़ है, बी अपॉन एच हो जाएगा। तो म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच, ये होती है वो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, ये खैर बीच बीच में ये तो मैंने आपको वैसे भी बताया था, तो पता है। रिलेटिव परमिएबिलिटी देख लो, उसमें क्या है कि रेशियो ऑफ द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। कोई भी मीडियम हमने लिया है ना, उस मीडियम की परमिएबिलिटी कितनी है और उसको डिवाइड कर दिया फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम से, तो वो रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर हो गया, म्यू अपॉन म्यू। ठीक है, वैसे ही तीसरा देखिए, सातवां देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी में क्या है? ससेप्टिबिलिटी में ये है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी कि मैग्नेटिक मूवमेंट कितना डेवलप हुआ, कितना मैग्नेटाइज हम हुए, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के कितना आप कर सकते हैं, यानी कि m अपॉन h का जो रेशो है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन m टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी h। इट इज डिनोटेड बाई, इसको साई बोलते हैं भाई। देखिए दो टर्म्स हैं, दो चीज़ें, दो सिंबल्स आपके लिए नए हैं। एक तो ये, इसको तो बोलते हैं साई, SCI साई, और 5 भी है ना, PS है। और एक ये है, इसको बोल देते हैं, लिखा जाता है ची, बोलते हैं काई, चिकन। वो ग्रेटर नोएडा वाले सारे सेक्टर्स इन्हीं पर है, ये सारे ग्रीक अल्फाबेट्स पर है। वो काई, साई, अल्फा, बीटा, जीटा, सर केमिस्ट्री में यूज किया हमने CHI वाला। हाँ, तो ये काई कहलाता है। सर वो पता नहीं सर काई कब लिखते हैं, x कब लिखते हैं, पता नहीं लगता सच में। वो राइटिंग का इशू होगा, कोई बात नहीं, करते है ना। आपको क्या करना है, उल्टा एस बनाना है, ऐसे टेढ़ा करके उल्टा एस बनाना है। भाई अगर मैं ये कहूँ ये तो सीधा एस है, उल्टा एस बनाना है, तो उल्टा एस ऐसे बनाओगे ना, इसको थोड़ा टेढ़ा कर दो। उल्टा एस हमने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ये ऐसे कर दिया, ठीक है। अब ये कर दो, लाइन लिख दी, बस बन गया काई। इधर m लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू m अपॉन h हो गया। ये मोल फ्रैक्शन के लिए यूज होता है सर केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का नाम मत लिया करो, मुझे डर लगता है केमिस्ट्री से। हाँ सेम ही है, अच्छा थोड़ा बहुत कभी कभी लगता, कभी कभी मैं लगता है बस इजी है। पूछो मत। आप ये देख लो कि 9th क्लास, 9th 10th, मैं सोच रहा हूँ कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। 9th याद आ गया, 9th के केमिस्ट्री वाले टीचर है ना, बहुत गंदा टीचर था, बस पूछो, बहुत गंदा। और फिर 10th वाले भी केमिस्ट्री पढ़ाया उसको, छोड़ो, लेकिन बेकार थे टीचर, है ना। 11th की मैडम जी बहुत गंदी, बहुत ही गंदी, है ना। और 12th में आकर ये समझ लो, 12th में एक टीचर मिले थे केमिस्ट्री के, बहुत अच्छे टीचर थे, लेकिन तब तक मेरी नैया डूब चुकी थी, ठीक है। तो 12th में एक बहुत बढ़िया टीचर मिलकर बस इतना हो गया था कि हाँ, बस इतना था कि इज्जत बच गई थी, इतना हो गया था, क्योंकि 9th 10th 11th में जो वो बेस था वो बहुत ख़राब कर दिया था। केमिस्ट्री में कैसे आपके रिजल्ट आए थे बोर्ड में? केमिस्ट्री में पता नहीं 100 में से 74 या 73 ऐसे थे। खराब होने पे इतने सही मैं बता तो रहा हूँ, इज्जत बच गई थी भाई। सर अच्छे तो आएंगे भाई ये अच्छे तो हैं, लेकिन एक तरफ तो आप 90 से ऊपर स्कोर कर रहे हो, ठीक है ना, और एक तरफ आप 70s में अटक गए, तो एक चीज़ है ना जिसने आपका सारा परसेंटेज बर्बाद कर दिया, और मन भी नहीं लगता था उसमें। एक 12th की केमिस्ट्री में वो लास्ट में, पता नहीं आप लोग पढ़ते होंगे, पता नहीं लास्ट के चैप्टर्स आपने पढ़े हैं नहीं, वो ट्रैंक्विलाइजर्स और वो एनाल्जेसिक्स और न जाने क्या क्या है। बेंजीन भी, मैंने तो बेंजीन का डब्बा और उसके ऊपर के हेक्सागन बनाना, उसके ऊपर OH लिख देना है, पता नहीं क्या बनता है वो। हमारे टीचर वो सब हमारे टीचर वो सब तो बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया। ऑर्गेनिक होगा ना आपके में अभी भी, 12th में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा ना। और ऑर्गेनिक भी है। हाँ सर, थोड़े सही पढ़। चलिए जो ये रिलेशन है जरा सा बच रहा है ना, करवाओ इसको नेक्स्ट क्लास में करो, नेक्स्ट में ना, ठीक है ना, छोड़ो नेक्स्ट में करा देंगे ये। और
हिस्टेरिसिस तो नहीं करवाया किसी की क्लास में? हिस्टेरिसिस लूप। सॉफ्ट एंड हार्डर है, हाँ, सॉफ्ट एंड हार्डर है। हिस्टेरिसिस एक लूप है कि किसी भी चीज़ को जब मैग्नेटाइज करते हैं तो उसका कर्व कैसे बनता है, जब डीमैग्नेटाइज करते हैं तो कर्व कैसा बनता है। रिलेटिविटी कराया है, पोरोसिटी। अच्छा, कोई नहीं, ये इस तरीके का कर्व है ऐसा। अरे हाँ। यही था ये वही है, यही है करवाया सर, क्या? सॉफ्ट एंड हार्ड ये करवाया है एंड तो करवा दूंगा मैं। यार ऑनलाइन जी वाले बताया। बच्चे बताते हैं भाई हिस्टेरिसिस कहते हैं इसको, हिस्टेरिसिस लूप। ये करवाया क्या क्लास में? ये आज ही पढ़ा है। पढ़ाया? चलो करा दूंगा 5-10 मिनट में। ठीक है। तो तो अच्छा दोबारा